नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों ने जो यूनिट स्टार्ट कर रखी है वो थर्ड यूनिट है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की हम यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमने चला रखा है वो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले हमने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कंप्लीट कर ली और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कंप्लीट कर ली। अभी जो चल रही है हमारी वो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने पढ़ा कि इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो सीवी रमन सर ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे पड़ी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उनके लिए उनको जो है वो अवार्ड भी मिला था, नोबेल प्राइज मिला हुआ है इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। इसमें क्या किया कि जैसे उन्होंने देखा कि जब किसी भी मॉलिक्यूल पे ध्यान से सुनना, जब किसी भी मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली जाती हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, जो ये स्कैटर्ड हुई ये दो तरीके से स्कैटर्ड होंगी, या कहें कि इनके बीच में जो कोलोजन्स हो रहे हैं किस किस के बीच में, मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच में, ये दो तरीके के कोलोजन्स होते हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलोजन्स। इलास्टिक कोलोजन्स में एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो एनर्जी में चेंजेस नहीं आते, नो चेंज इन एनर्जी, नो एक्सचेंज एनर्जी। जब एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है तो उन कोलोजन्स को कहा जाता है इलास्टिक कोलोजन, और इनसे जो इफेक्ट क्रिएट हुआ वो इफेक्ट कहलाता है रिले इफेक्ट। ज्यादातर तो हमें रिले इफेक्ट ही शो होता है, लेकिन मिलियंस मॉलिक्यूल्स में से कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा भी होता है जो इन रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करेगा तो ये एनर्जी एक्सचेंज होगी, वो एनर्जी एक्सचेंज होगी तो इस कोलोजन को कहा जाएगा इन इलास्टिक कोलोजन्स। और इस इफेक्ट को सबसे पहले रमन ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए इस इफेक्ट को रमन इफेक्ट कहा गया। क्या कहा गया? रमन इफेक्ट कहा गया। यहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद ये कहा था कि रिले लाइंस जो मिलती हैं वो हमें तब मिलती हैं जब न्यू इंसिडेंट और न्यू स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल होती है। जब इनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होती है तो हमें रमन लाइंस मिलती हैं। रमन लाइंस और रिले लाइंस के बीच का जो ये डिफरेंस है डेल न्यू, ये रमन शिफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? रमन शिफ्ट कहलाता है। यहां तक हमने खूब अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था आईआर और रमन के बीच का डिफरेंस। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मीन्स इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन करने के लिए दो थ्योरीज दी गई, क्लासिकल थ्योरी भी और क्वांटम थ्योरीज भी। क्योंकि ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? वेव नेचर पे डिपेंड कर रहा है। और वेव के जो है वो नेचर ड्यूअल नेचर का होता है, मीन्स वहां पे वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होता है। जो लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर के आधार पे हम जो भी थ्योरीज देते हैं वो क्लासिकल थ्योरीज में आता है, और जो
उनके पार्टिकल नेचर के आधार पे जो थ्योरीज दी गई हैं वो क्वांटम थ्योरीज में आते हैं। यहाँ पे आपके जो सिलेबस में है वो केवल क्लासिकल थ्योरीज दी गई है, इसलिए हम केवल क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे। तो क्या है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका एक दूसरा नाम भी है कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। क्या है? कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। देखो क्या है, ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है ए बी, ये कोई मॉलिक्यूल है ए बी। इस मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रिक रेडिएशंस डाली जा रही है। क्या किया जा रहा है? या इस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है या इस पे रेडिएशंस डाली जाती है। जब इस पे रेडिएशंस डाली जाती है तो इन रेडिएशंस के पास चार्ज होता है। एक पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। इस फील्ड में आने के बाद ये जो मॉलिक्यूल है इसमें भी चार्ज का सेपरेशन होता है। पहले ये मॉलिक्यूल कैसा था? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसा था? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या किया हमने? इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट हो गए। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हुए? शिफ्ट हो गए। किधर की साइड शिफ्ट होंगे? ये पॉजिटिव सिरा है तो इधर की साइड शिफ्ट होंगे। तो इसके ऊपर तो आ गया डेल नेगेटिव, पार्शियली शिफ्ट होंगे, इसलिए इस पे तो आ गया डेल नेगेटिव और इस पे आ गया डेल पॉजिटिव। मीन्स अब इस मॉलिक्यूल में क्या बन गए? डाइपोल्स बन गए। क्या बने? डाइपोल्स। और ये डाइपोल्स क्या हुए? इंड्यूस हुए हैं। डाइपोल्स पहले से नहीं थे। क्या बने हैं? डाइपोल्स इंड्यूस हुए हैं। इसलिए इन डाइपोल्स को क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल। और इन इंड्यूस्ड डाइपोल के कारण जो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है उस इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, जिसको हम न्यू आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है? न्यू आई से। अब ये न्यू आई जो है वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा? मैं इस पे जो ये इलेक्ट्रिक रेडिएशंस डाल रही हूं, इस इलेक्ट्रिक रेडिएशंस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि भाई जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ की ये इलेक्ट्रिक रेडिएशंस डाली जाएंगी उतनी ही आसानी से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक साइड सेपरेट हो जाएंगे या एक एटम के पास चले जाएंगे, उतनी ही आसानी से शिफ्टिंग होगा। मीन्स ये जो न्यू आई है वो पहला तो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ को किससे दिखाया जाता है? ई से। इन विकिरणों की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा जो उस मॉलिक्यूल पे डाल रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, किस बात पे डिपेंड करेगा? कि ये जो मॉलिक्यूल का जो एटम है, इन दोनों एटम्स के बीच का जो ये बॉन्ड है, ये जितनी आसानी से टूट जाए या जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएं, उतनी ही आसानी से ये क्या है? डाइपोल्स में क्रिएट हो जाएगा। मीन्स किस बात पे डिपेंड कर रहे हैं? इनकी पोलराइजेबिलिटी पे। इसको क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी। किस बात पे डिपेंड कर रहे हैं ये? इस मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी पे।
और उस पोलराइजेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, अल्फा। ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, सॉफ्ट मॉलिक्यूल और हार्ड मॉलिक्यूल। सॉफ्ट मॉलिक्यूल उनको कहा जाता है जिनमें चार्ज सेपरेशन आसानी से हो जाए, जिन मॉलिक्यूल्स में चार्ज का सेपरेशन आसानी से हो जाए, या जितनी आसानी से डाइपोल्स बन जाए, या जितनी आसानी से पोलराइजेशन हो जाए। ये प्रोसेस क्या है, पोलराइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पोलराइजेशन। तो जितनी आसानी से पोलराइजेशन होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा सॉफ्ट होगा। तो ये जो पोलराइजेबिलिटी जो है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्या है ये, मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो ये जो डाइपोल मूवमेंट बना है न्यू आई, इसकी वैल्यू जो है वो किस किस बात पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर और इस पोलराइजेबिलिटी के ऊपर, यही करेगी। मीन्स जो न्यू आई है वो डिपेंड कर रहा है पहले तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और दूसरा डिपेंड करेगा पोलराइजेबिलिटी अल्फा पे। तो मैं इस इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, न्यू इक्वल टू न्यू आई इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू में अल्फा। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक की चीजें समझ में आई, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो रेडिएशंस की स्ट्रेंथ है E, इसकी वैल्यू हमें पता होती है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्ट्रेंथ E, ये होती है E नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो। तो न्यू क्या है, वेव फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, वेव फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की हमने ये रेडिएशंस डाली। टी क्या है, कितने टाइम तक डाल रहे हैं, टी क्या है, कितने टाइम तक डाल रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से मैं ई की जगह क्या वैल्यू पुट कर दूं, ई की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर दूं, ये वाली। तो वैल्यू क्या आई, न्यू आई इज इक्वल टू, ई की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूं ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, ये आ गई इंटू में अल्फा, इंटू में अल्फा। इक्वेशन नंबर 3। यहां तक आ गया सबको समझ में। क्या किया कि जो न्यू आई है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्ट्रेंथ और उनकी पोलराइजेबिलिटी पावर पे, अल्फा पे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो स्ट्रेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। न्यू क्या है, वेव फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम तक डाली गई है, टी टाइम है। चलो आगे, यहां तक आ गया आप लोगों को समझ में। अब देखो आप लोग, तो मेरा न्यू आई ये बन गया। अब हम इस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स पे रेडिएशंस डाली जाती है तो उस मॉलिक्यूल में क्या है, इंटरनल मोशंस हैं। कौन कौन से, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। इन मोशंस के कारण उनके पोलराइजेबिलिटी में एक पीरियोडिक चेंज आता है। क्या है, इन मोशंस के कारण उनकी पीरियोडिक चेंज आता है, किसमें, पोलराइजेबिलिटी में। तो क्या है, ड्यू टू इंटरनल मोशन वो मोशन कौन कौन से हैं, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। इन मोशन के कारण क्या आएगा, ए पीरियोडिक चेंज
इन पोलराइजेबिलिटी, किसमें चेंज आएगा? पोलराइजेबिलिटी में चेंज आएगा। और वो चेंज कितना है? अल्फा इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी। न्यू आई क्या है? मॉलिक्यूल्स के इंटरनली मोशन जो हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी। न्यू आई क्या है? मॉलिक्यूल्स में जो इंटरनली मोशन हो रहे हैं, मीन्स रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो मोशंस हो रहे हैं, या कहें कि मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू आई। कितने टाइम तक ऑसिलेट करेगा? टी, वो टाइम है। बी क्या है? अल्फा नोट, पहले अल्फा नोट बता रही हूँ। अल्फा नोट क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशंस में पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी है। क्या है? जब उनमें न तो रोटेशन हो रहा है और न ही उनमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उस कंडीशन में पोलराइजेबिलिटी क्या है? अल्फा नोट है। अल्फा नोट क्या है? पोलराइजेबिलिटी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है जब ये मोशंस उसमें नहीं है, जब ये मोशंस उसमें नहीं है, न रोटेशन है और न वाइब्रेशंस है। बीटा क्या है? पोलराइजेबिलिटी, रेट ऑफ पोलराइजेबिलिटी चेंज, पोलराइजेबिलिटी चेंज का रेशो है, रेट है। बीटा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी चेंज का रेट है। ठीक है, चलो आगे। इस ये इक्वेशन 3 है और इस इक्वेशंस को नंबर दे दूं मैं 4। 4 इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू मैं किस में पुट कर दूं? इक्वेशन नंबर 3 में। तो क्या है? पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, कौन सी इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन 4 into equation 3 we get, देखो 3 में पुट करो, न्यू आई एज इट इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं किया मैंने। यहां तक ऐसे कैसे लिखा? अब इस अल्फा की जगह मैं क्या वैल्यू लिख रही हूं? ये ब्रैकेट लगा लो, अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू आई टी, ये वैल्यू है, ये है। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं और इस पूरी इक्वेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मीन्स ये पूरी इक्वेशन 3 टर्म्स में डिवाइड हो जाएगी। खोलो इस इक्वेशंस को। न्यू आई इक्वल टू, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ इसको, क्या होगा? अल्फा नोट ई नोट अल्फा नोट साइन 2 पाई न्यू टी, ई नोट अल्फा नोट साइन 2 पाई न्यू टी, यही होगा, प्लस साइन। अब ये पूरा पोर्शन इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस पूरे पोर्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कराओ, क्या होगा? ई नॉट बीटा, ये देखो ई नॉट बीटा, और ये क्या बना? साइन 2 पाई न्यू टी इंटू में साइन 2 पाई न्यू आई टी, यही है। अब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? मैं इधर लिख रही हूं, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या है? कोस 2 साइन थीटा साइन फाइव, ये जो होता है 2 साइन थीटा साइन फाइव, ये जो होता है ये होता है कोस थीटा माइनस फाइव माइनस
cos थीटा प्लस फाई। अब हमारे पास, मैं इसको, इस वाले पोर्शन को थीटा बोलूं और इस वाले पोर्शन को फाई बोलूं, तो देखो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से है क्या, साइन थीटा साइन फाई। क्या नहीं है मेरे पास, साइन थीटा साइन फाई तो है, टू नहीं है, इस टू को मैं इधर भेज दूं, तो ये जो, जैसे ही मैं टू को इधर भेजूंगी ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 cos थीटा माइनस फाई माइनस, अब यहाँ पे भी 1/2 आएगा, 1/2 cos थीटा प्लस फाई, यही आएगा। इस फॉर्मूले को मैं इस पे अप्लाई करवाती हूँ। तो इक्वेशन देखो, अब ध्यान से देखना अब इस इक्वेशंस को। अब इक्वेशन में क्या चेंजेस होंगे, मैं ऊपर का इरेज कर रही हूं। क्या होंगे चेंजेस, न्यू आई इक्वल टू, ये एज इट इज, कोई चेंज नहीं है, ई नॉट अल्फा नॉट साइन 2 पाई न्यू टी एज इट इज, प्लस ई नॉट बीटा बाहर ले लो, क्या है, ई नॉट बीटा, ब्रैकेट स्टार्ट कर रही हूं मैं, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। अब ये क्या है, साइन थीटा साइन फाई, ये क्या है, साइन थीटा साइन फाई, किस फॉर्म में लिखूं मैं, 1/2 कॉस थीटा क्या है, 2 पाई न्यू टी, 2 पाई न्यू टी माइनस फाई क्या है, 2 पाई न्यू आई टी, यही है, ठीक है। फिर उसके बाद कैसा साइन है, माइनस 1/2 कॉस थीटा क्या है, 2 पाई न्यू टी, फाई क्या है, 2 पाई न्यू आई टी, ब्रैकेट लगा दो। चलो यही बना, देखो इनमें 2 पाई कॉमन है, टी भी कॉमन है, तो मैं इस इक्वेशंस को थोड़ा सा और अरेंज फॉर्म में लिख रही हूं। क्या होगा, न्यू आई इक्वल टू ई नॉट अल्फा नॉट साइन 2 पाई न्यू टी एज इट इज, प्लस ई नॉट बीटा बाहर के बाहर ही लिख लो अभी तो, और हाफ दोनों में कॉमन आ रहा है तो 1/2 भी बाहर लिख दो। देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो हाफ दोनों में कॉमन आया, बाहर लिख दिया। अब क्या है ये, कोस 2 पाई, यहां क्या बचा, न्यू माइनस न्यू आई इंटू मिट्टी, यही बचा, कोस 2 पाई टी बाहर लिख दिया, 2 पाई टी बाहर लिख दिया, तो अंदर क्या क्या बचा, न्यू माइनस न्यू आई, यही तो लिखा है, माइनस माइनस क्या आएगा, इसको भी मैं इसी फॉर्म में लिखूं तो 2 पाई बाहर आ गया, टी बाहर आ गया, क्या आएगा, न्यू प्लस न्यू आई, तो क्या आएगा, कोस 2 पाई न्यू प्लस न्यू आई इंटू में टी, यही आएगा। अब मैं इस इक्वेशंस को खोल लेती हूं, न्यू आई इक्वल टू ई नोट अल्फा नोट साइन 2 पाई न्यू टी प्लस हाफ ई नोट बीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस 2 पाई न्यू माइनस न्यू आई इंटू टी माइनस हाफ ई नोट बीटा कोस 2 पाई न्यू प्लस न्यू आई इंटू में टी, तीन टर्म्स बन गई। ये दोनों टर्म्स जो है, जहां पे एक में फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और एक में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये तो क्या होंगी, रमन शिफ्ट, क्या है ये, रमन शिफ्ट या रमन लाइंस मिलेंगी इनसे, तो हमें इसको रमन शिफ्ट भी कह सकते हैं, रमन लाइंस मिलती हैं, और ये इससे क्या मिलेंगी, रेले लाइंस।
क्या मिलेंगी हमें? रेले लाइंस। जब मेरा बीटा की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, बीटा मैंने क्या बताया था? बीटा क्या बताया था? चेंज इन पोलराइजेबिलिटी रेट। क्या बताया था? चेंज इन पोलराइजेबिलिटी रेट। यदि पोलराइजेबिलिटी रेट जो है वो चेंज ही नहीं होगा, मीन्स बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी उस कंडीशन में? 0। जैसे ही 0 करेंगे, ये 0 तो ये पूरा पोर्शन 0, और ये 0 तो ये भी पूरा पोर्शन 0, मीन्स रमन लाइंस क्या है? हमें वहां रमन लाइंस नहीं मिलती है, तो वो क्या होंगे? रमन इनएक्टिव होंगे। तो रमन एक्टिव होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है? इस बी की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, इस बी की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स उसके पोलराइजेबिलिटी जो है वो चेंज होनी चाहिए। किसके दौरान? वाइब्रेशंस और रोटेशंस के दौरान। वाइब्रेशन और रोटेशन के दौरान जब बी की वैल्यू चेंज होती है तो हमें क्या मिलती है? रमन लाइंस मिलती है। एक में एनर्जी वेव फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है और एक में फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम वाले स्टोक लाइंस थे। क्या थे? स्टोक लाइंस। और ये एंटी स्टोक लाइंस। एंटी स्टोक लाइंस। तो ये टर्म्स जो है वो रिले लाइंस को डिफाइन कर रही है, ये वाली टर्म्स जो है वो स्टोक लाइंस को डिफाइन कर रही है, और ये वाली टर्म्स जो है वो एंटी स्टोक लाइंस को डिफाइन कर रही है। और हमने जो स्पेक्ट्रा खींचा था वो कुछ इस तरीके से खींचा था। ये रिले लाइंस थी, इधर की तरफ हमारी स्टोक लाइंस बनी थी और इधर की तरफ एंटी स्टोक लाइंस थी। यही था। तो ये टर्म में तो न्यू इक्वल टू न्यू इंसिडेंट और न्यू स्कैटरिंग इक्वल थी। यहां पे न्यू इंसिडेंट और न्यू स्कैटरिंग नॉट इक्वल थी इन दोनों ही कंडीशन में। और इसको क्या कहा था? रमन इफेक्ट। क्या कहा था इनको? रमन इफेक्ट कहा था। तो ये डिस्क्राइब कर रही है, ये वाली टर्म्स जो है वो इन रेले लाइंस को डिस्क्राइब कर रही है, और ये वाली टर्म्स जो है वो स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस को डिस्क्राइब कर रही है। ये थी हमारी क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी जो है वो पोलराइजेबिलिटी के ऊपर बेस है। ये कहती है कि मॉलिक्यूल्स की रोटेशन और वाइब्रेशंस के दौरान उनकी पोलराइजेबिलिटी चेंज होगी तो ही वो रमन एक्टिव होंगे। यदि वो पोलराइजेबिलिटी उनकी चेंज नहीं होगी तो वो रमन इनएक्टिव होंगे। कल की क्लास में जो है वो हम प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। उसके बाद रमन जो है वो रोटेशन और वाइब्रेशंस दोनों के साथ एसोसिएट होती है। तो पहले हम प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, फिर रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, और उसके बाद इनका सिलेक्शन रूल। बस यहीं तक आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।